हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्जाम है वो 8 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, आज 15 अप्रैल है, आपके पास सिर्फ 15-20 दिन बचते हैं, बहुत कम समय है। ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, इसके सुपर 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, शरणत्रयी संबंधित थी। शरणत्रयी क्या है और ये किससे संबंधित थी? वैदिक शिक्षा प्रणाली से, बौद्ध शिक्षा प्रणाली से, जैन शिक्षा प्रणाली से, या फिर इनमें से कोई नहीं। शरणत्रयी क्या है एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जो शरणत्रयी है ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित थी। ओके, इसको थोड़ा पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा कि शरणत्रयी क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा के फिर पूछ लेगा। कहता है बौद्ध शिक्षा के 3 वचन होते थे, इनको शरणत्रय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बौद्ध शिक्षा के 3 वचन थे, इनको शरणत्रय कहा जाता था। यहीं से निकल कर के आया है शरणत्रयी। ओके, 3 वचन एवं नियम। तो अब देखिए यहाँ पे, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति के लिए संघ में प्रवेश लेता था तो मठ या विहार के जो अधिष्ठाता या शिक्षक भिक्षु मॉन्क जो होते थे एज अ टीचर, उसका पबजा संस्कार करते थे। किसका? जिस बालक का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, जो बालक यहाँ पे संघ में प्रवेश ले रहा है। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जो मॉन्क होते थे वो एज अ टीचर के रूप में उसका क्या करते थे? पबजा संस्कार करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, पबजा संस्कार बौद्ध शिक्षा से संबंधित है या वैदिक शिक्षा से संबंधित है या मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित है? तो पबजा संस्कार किसमें होता था? बौद्ध शिक्षा में। ठीक है, बौद्ध काल में तो उसका पबजा संस्कार करते थे। इस संस्कार के दौरान शिक्षक शिष्य को निम्न 3 वचन उच्चारित करने का आदेश देता था कि बेटा ये 3 वचन बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 वचन लेने के बाद गुरु अपने शिष्य को 10 नियमों से अवगत कराता था कि बेटा ऐसा है, अब 10 नियम याद रखो, जिसमें झूठ न बोलना, जीव हत्या न करना, चारित्रिक शुद्धि, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना, अभद्र भाषा का यूज न करना, सोने चांदी की वस्तुएं उपहार में नहीं लेना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग नहीं करना है। ये बातें शामिल थी। तो ये 10 नियम बच्चे को फॉलो करने पड़ते थे। इस प्रकार संघ के ये जो 3 वचन थे, तीनों वचनों जो कि एक शपथ कह सकते हैं, उसके बाद जिन्हें शरणत्रय भी कहा जाता था, बालक शरणत्रयी लेता था। ठीक है, अब क्या लेता था? शरणत्रयी लेता था, क्योंकि ये क्या है? शरणत्रय। ये शरणत्रय क्या है? वही 3 वचन है जिन्हें बालक धारण करता था। उसके बाद ही शिष्य को छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। पबजा संस्कार हो जाने के बाद बालक सामनेर कहलाता था। क्या कहलाता था? सामनेर कहलाता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था? पबजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। तो यहाँ पे शरणत्रयी अब आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये एक शब्द समझाने के लिए हमने आपको इतना समझाया, पढ़ाया। शरणत्रयी शब्द जो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वहां एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कुल, अगर बात करें कुल की कि कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। सर कितने? कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय थे। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये 2 जो थे वो भारतीय थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है 14 सितंबर सन 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। मतलब जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है इसकी नियुक्ति कब हुई? 14 सितंबर 1917 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर माइकल सैडलर। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर माइकल सैडलर। क्योंकि सैडलर अध्यक्ष थे तो इसको सैडलर आयोग भी कहा जाता है। इसे सैडलर कमीशन 1917 के नाम से भी जाना जाता है। माइकल सैडलर ने अपने 7 सदस्यों के साथ, यानी कि कुल 7 सदस्य थे जिसमें से 2 भारतीय भी थे,
आगे बढ़िए। सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। तो जो सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक है वो प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पढ़ाई जाती थी। ये किस काल की बात है, बौद्ध काल की कि वैदिक काल की? तो ये बौद्ध काल से संबंधित है सर। किससे संबंधित है? बौद्ध काल से। बौद्ध काल में शिक्षा की जो शुरुआत है वो इसी पुस्तक से होती थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, रिपन या फिर कर्जन? तो वो है हमारे लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सैडल आयोग, हंटर आयोग, हर्टाग आयोग या हर्टाग समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुदालियर आयोग अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो ऑप्शन राइट हो जाता। हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं तो राइट है ही। हाँ, किसने भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, और जो मुदालियर आयोग है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। और इसी ने जो है भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव भी दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, मिंटो, रिपन या फिर कर्जन? किसके समय भाई? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो हंटर आयोग में 7 भारतीय सदस्य थे सर। कितने? 7 भारतीय सदस्य थे। देखिए यहां पे लिखा है, देखिए लिखा है कि 7 भारतीय सदस्य थे सर। कितने? 7 भारतीय सदस्य। इसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमारा हंटर आयोग का है। ठीक है, किसका है? हंटर आयोग का। समझिए इसको। लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। क्वेश्चन पूछ लेगा भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 3 जनवरी 1882 को। गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। रिपन ने अपनी परिषद के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय आयोग का गठन किया। टोटल सदस्य कितने थे सर? 20 थे। इसमें 7 भारतीय सदस्य थे सर। कितने? 7। ठीक है, इस आयोग को हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सन 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र घोषित हुआ था उसकी समीक्षा करना था और वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल कर के आ रहा है, इसी का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात क्लियर? आपने समझ लिया। भारतीय शिक्षा आयोग 3 जनवरी 1882 को गठन हुआ और किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर, इसीलिए इसको हंटर आयोग भी कहते हैं, जिसमें टोटल 20 सदस्य थे, 7 भारतीय सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1882 ईस्वी के हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट अभी आपने इस चीज को पढ़ा है। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो सिंपल सी बात है, वुड का जो घोषणा पत्र है वो 19 जुलाई 1854 को आया था। 19 जुलाई 1854 को आया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को कब पेश किया था सर? 2 फरवरी 1835 को पेश किया था। लॉर्ड मैकाले ने जो भी अपना शिक्षा से संबंधित जो भी उनका विवरण पत्र था, जिसको मैकालेज मिनट कहते हैं, वो 2 फरवरी 1835 को जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके पास प्रस्तुत किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कि हमारा जो मुस्लिम शिक्षा थी उससे जुड़ा हुआ है। तो मदरसा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। मदरसा शब्द जो है ये अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है। अरबी भाषा का शब्द है दरस, वहां से निकला है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना या व्याख्यान देना। क्योंकि ये जो मदरसा है ये वो स्थान है जहां भाषण या व्याख्यान दिए जाते हैं, यानी कि उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे मदरसा। वहां पे जैसे आजकल के डिग्री कॉलेज होते हैं जहां सिर्फ लेक्चर दिए जाते हैं,
लेक्चर देकर यानी कि प्रोफेसर आए लेक्चर देकर के चले गए, तो वही मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे, सिर्फ भाषण दिया जाता था, चले जाते थे, तो ये भाषण देना इसका अर्थ हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। भारत में सर्वप्रथम किस देश की कंपनियां व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी? किस देश की कंपनियां थी भाई? वो पुर्तगाली थी सर। कौन? भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 564, 65 या फिर 66? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और आपको पता होगा कि नेपाल में स्थित जो लुम्बिनी नामक स्थान है वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, 1799 में, 1791 में या फिर 1813 में? तो कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1800 में हुई थी। 10 जुलाई 1800 को हुई थी, ध्यान रखिएगा, 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगर पूछ ले कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को की थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। वुड्स के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? वुड्स के डिस्पैच में कुल 100 अनुच्छेद थे सर। कितने? कुल 100 अनुच्छेद थे। वुड्स के डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? लंदन विश्वविद्यालय को, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, अमेरिका विश्वविद्यालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसको आदर्श माना गया था? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना गया था। ठीक है, जो हमारा भारत का जो वुड्स डिस्पैच है, जो घोषणा पत्र है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसमें ये सुझाव दिया गया था कि भारत में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में लंदन विश्वविद्यालयों का जो मॉडल है, जो आदर्श है, उस पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग की जानी चाहिए, इसलिए लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना गया था। त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक समाधि। कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक समाधि जो है वह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न में 3 चीजें शामिल होती हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सही आचरण। ठीक है, जो हमारा सम्यक समाधि है ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, जैन धर्म के त्रिरत्न का नहीं है, इसीलिए ये आउट हो गया। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? अष्टांग योग जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अष्टांग योग ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से संबंधित है, जिसमें हमारा अष्टांग योग में 8 अंग आ जाते हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो हमारे 8 अंग हैं योग के। ठीक है, वो अष्टांग योग है, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ओके, निर्वाण ये बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, 4 आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार यही है। अष्टांगिक मार्ग ये बुद्ध द्वारा दुखों से मुक्ति पाने के लिए बताया गया 8 चरणों वाला मार्ग है। तीनों ऑप्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये महर्षि पतंजलि से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन जो कि आपको जो आपका योगा वाला सब्जेक्ट है उसमें इसको पढ़ना है आपको। पब्जा संस्कार करने की आयु क्या होती थी? पब्जा संस्कार करने की आयु 8 वर्ष होती थी। ठीक है, पब्जा संस्कार पूछ ले या आपसे उपसंपदा संस्कार पूछ ले, ये सब जो है वो बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, पब्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार ये किससे संबंधित है? बौद्ध शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, कहीं भूल जाए कि पब्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, कई सारे संस्कार हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन। महावीर जैन ने, गौतम बुद्ध ने, आनंद ने या फिर पार्श्वनाथ ने? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके मैकाले ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? बताइए, 1 जुलाई 1835, 10 जनवरी 1835, 10 अगस्त 1835 या फिर 7 नवंबर 1835? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1835।
1835, ठीक है। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके मैकाले ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की थी। किस गवर्नर जनरल ने मैकाले को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था? किस गवर्नर जनरल ने सौंपा था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था? 1811 के चार्टर, 13 के चार्टर, 33 या फिर 53 के चार्टर? तो वो था हमारा 1813 के चार्टर, ठीक है, के अंतर्गत 1813 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे समर्थक थे, किसके समर्थक थे? तो भैया वो प्राच्य साहित्य के भी समर्थक थे और पाश्चात्य साहित्य के भी समर्थक थे, इसलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी बताइए? कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है वह 1781 में हुई थी। किसने की थी ये कौन बताएगा? देखिए किसने की थी भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई सर? 1781 में। किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि सर हम बीएड 4th सेमेस्टर के कानपुर यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए। नोट्स किस तरीके के रहेंगे आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आपको शॉर्ट नोट्स दिखाते हैं कि जो हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं 1 लाइनर टाइप, वो कंटेंट किस तरीके का होता है। देखिए ये एक एक लाइन में यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती हैं कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है ज्ञाता ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय एवं ज्ञान 3 अवयवों के द्वारा समग्र ज्ञान प्रक्रिया संपन्न होती है। ज्ञान मीमांसा में इन तीनों का सम्मिलित रूप त्रिपुटी सवित कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार यहाँ रिपीट भी हुआ है। और इसी अब देखिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस। देखिए विद्यार्थियों को एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहते थे, 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाला बसु कहलाता था, 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को रुद्र कहते थे, 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को आदित्य कहते थे। ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, 1 लाइनर टाइप। अब देखिए और जो क्वेश्चंस अभी पूछ रहे हैं, अब जैसे समापवर्तन संस्कार पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, उपनयन संस्कार खूब पूछा जाता है, समापवर्तन क्या अर्थ क्या होता है, घर लौटना होता है ना। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। आगे बढ़िए और वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है एज इट इज, बिल्कुल पेपर हमारा यहीं से छपा है। देखिए अभी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिद्धिरस्तु, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा, और हमने इसमें प्राथमिक शिक्षा को टिक भी किया था। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु बाल पोथी पढ़नी होती थी, है ना। 16 माह के बाद 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी: शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प, स्थान विद्या। इस तरीके से देखिए उपसंपदा संस्कार और ये शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि की थी, जिसे पूरा करने के बाद वो भिक्षु कहलाते थे। कौन? बालक यहाँ पे क्या कहलाते थे? भिक्षु कहलाते थे, है ना। ये देखिए वो 3 वचन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और फिर यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए, संघ के उक्त तीनों वचनों के बाद जिन्हें शरणत्रय कहा जाता था, बालक शरणत्रय लेता था। पब्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था, है ना। छात्रों को जनसाधारण से भिन्न परंतु कम वस्त्र पहनने का निर्देश था। वे सामान्यतः त्रिशिवरा नामक 3 वस्त्र धारण करते थे। क्या नाम था? त्रिशिवरा कहा जाता था उसको। क्या कहा जाता था? त्रिशिवरा कहा जाता था। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देखिएगा यहाँ पे ये देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1791 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने 1791 में, है ना। और देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई। तो जो भी पूरा का पूरा पेपर यहीं से छपा है।
ये हमारा सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। सब्जेक्टिव कंटेंट इसलिए प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपके पास समय है तो इसको भी एक बार नजर डाल लीजिए। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में, इसमें भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सरल भाषा में चीज़ों को कवर किया गया है। क्योंकि अब इसमें क्या है कि जैसे वैदिक काल को हमने पूरा कवर कर लिया है, आपके जितने भी आयोग हैं, है ना, और जैसे बौद्ध काल आ गया, पूरा बौद्ध काल इसमें कवर है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बौद्ध काल को कवर किया गया है। फिर आपका मध्य काल आ गया, है ना, तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सरल भाषा में चीज़ों को कवर किया गया है इसमें। और आपको पता ही है कि हम MCQs और PYQs, क्योंकि एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव है, ये भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQs आपको मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन है। PYQ आप 2021, 22, 23, 24, 25 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 से लेकर के 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए चैप्टर वाइज MCQs लगे हुए हैं। फिर नीचे बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, ये हमारे क्या है, ये सब PYQs वाले क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से दूसरा PYQ शुरू होगा, ये देखिए यहाँ से PYQ 2022 शुरू हो जाता है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको मार्केट में भी पैसा खराब नहीं करना है। जो मार्केट में आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आया है 2026 का, ये देखिए यहाँ पे 2026 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आया है, इसकी भी PDF बना करके हम आपको कंप्लीट भेज देते हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का पढ़ा। ऐसा ना हो कि जो मार्केट का कंटेंट है उसी में से क्वेश्चन फंसे। तो ये भी हम आपको देते हैं कि आपका भ्रम दूर करने के लिए कि जो हमारा कंटेंट है वही एनफ है, ठीक है, और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि आप इसको भी एक नज़र मार लीजिए। तो ये सारा मटेरियल एक साथ एक जगह लेने के लिए इस नंबर पे अभी मैसेज करें, ठीक है। आपको फीस पे करनी पड़ेगी एंड उसके बाद कंप्लीट नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है जिस पर हम टेट सीरीज क्लासेस करवाते हैं, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सर कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? 8 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या फिर 7 से 8 वर्ष। आपको बता दें विद्यारंभ संस्कार जो है वो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में होता था। विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार, ये वैदिक काल के संस्कार हैं। आई बात समझ में? चाहे विद्यारंभ पूछ ले, चाहे आपका उपनयन पूछ ले, देखिएगा ध्यान रखिएगा, उपनयन पूछ ले या समापवर्तन संस्कार पूछ ले, समापवर्तन पूछ ले, ये क्या है? ये वैदिक काल के हैं। अगर आपसे पब्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार पूछ ले तो वो बौद्ध काल के हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। वैदिक काल में शिक्षा थी, जो वैदिक काल में शिक्षा थी वह मौखिक थी। सर कैसी शिक्षा थी? मौखिक पढ़ाया जाता था। 1716 में ट्रैंकबर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डेनों ने या फ्रांसीसियों ने? किसने की थी? तो ये डेनों ने की थी। 1716 ईस्वी में डेनमार्क के मिशनरियों ने ट्रैंकबर और उसके आसपास के क्षेत्रों में टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए केंद्र स्थापित किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। जो डेनमार्क के मिशनरी थे उन्होंने ये काम किया था, इसलिए यहाँ पे डेनो ने ऑप्शन में दिया हुआ है। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कब की थी? भाई कब की थी? तो ये 1556 में की थी। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। रिमेंबर दिस थिंग। सेंट फ्रांसिस जेवियर का संबंध किससे था? सेंट फ्रांसिस जेवियर का संबंध पुर्तगालियों से था। पुर्तगालियों से था। किससे था? पुर्तगालियों से था। गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? देखिए गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। गोवा में सेंट पॉल कॉलेज जो कि जेसुइट कॉलेज है, इसकी स्थापना पुर्तगालियों के संरक्षण में 1542 में हुई थी। इसे सेंट फ्रांसिस जेवियर और उनके जेसुइट साथियों के द्वारा संचालित किया गया था, इसलिए इसको जेसुइट कॉलेज भी नाम दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। दिल्ली में मदरसाए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इल्तुतमिश ने करवाई थी। सर किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने करवाई थी। मध्यकालीन शिक्षा में कौन सा गुण नहीं था? शुल्क शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का राज्य का संरक्षण, नायकीय पद्धति या फिर छात्रवृत्तियों का शुभारंभ। कौन सा गुण नहीं था? तो शुल्क शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, पैसा नहीं देना था भाई। मध्यकालीन यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे शिक्षा जो है वह बिल्कुल फ्री थी, शुल्क यहाँ पे नहीं लगता था, विद्यार्थियों से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। मध्यकाल में छात्रों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? छात्रों को क्या कहा जाता था? विद्यार्थी, शागिर्द, उस्ताद या फिर मास्टर? क्या कहा जाता था? विद्यार्थियों को शागिर्द कहा जाता था। सर क्या कहा जाता था? शागिर्द। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था मकतब,
खानकाह, दरगाह या फिर ये सभी? तो प्राथमिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र होता था वह मकतब था। क्या? मकतब जो था ये प्राथमिक शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मकतब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते चलो। देखिए, ये मुस्लिम काल में मकतब और मदरसे हुआ करते थे। जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में दी जाती थी, छोटे बच्चों को वहां पे पढ़ाया जाता था। मकतब अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ है उसने लिखा। क्या अर्थ होता है? उसने लिखा। ओके, अर्थात वह स्थान जहां लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है उसे मकतब कहते हैं। मुस्लिम काल में ये मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऑप्शन में भी दिया था, इसके अतिरिक्त खानकाहें और दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन जो मुख्य केंद्र थे वो मकतब ही हुआ करते थे। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ठीक है, और बाकी इन मकतबों में जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। मध्यकाल में उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाई उपाधि देखिएगा, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को काबिल कहा जाता था। नहीं सर, विशेष योग्यता रखने वाले को आलिम कहा जाता था, ठीक है, आलिम कहा जाता था। और अरबी आलिम, मैं यहाँ पे लिख के बता दूं आपको, आलिम, ठीक है। और अरबी फारसी, इसलिए गलत हो जाएगा, अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल कहा जाता था। नहीं, काबिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काबिल कहा जाता था। दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले को आलिम कहा जाता था, यह भी गलत है, क्योंकि तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी हमारा राइट नहीं है। यहाँ पे लिखा है डिटेल में कि ये हमने इसलिए दे दिया है ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाएं। इन मदरसों में, देखिए लिखा है, इन मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को आलिम कहते थे। क्या कहते थे? इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को आलिम कहा जाता था। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को काबिल कहा जाता था। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल कहा जाता था, फाजिल की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि मध्यकाल में बालकों के बिस्मिल्लाह रस्म की आयु क्या थी? तो बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? बताइए भाई। संसार का जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला था सर। कौन सा? तक्षशिला। इसे संसार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट क्या हो जाएगा इसमें? पाली भाषा। क्या हो जाएगा राइट? पाली भाषा। बौद्धकालीन शिक्षा के कितने स्तर थे? 2, 3, 4 या फिर एक भी नहीं? तो आपको बता दें, बौद्धकालीन शिक्षा के सिर्फ 2 ही स्तर थे सर। कितने थे? 2 स्तर थे, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उपनयन संस्कार किस काल की शैक्षिक विशेषता थी? इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान रखिएगा, पब्जा संस्कार, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, समापवर्तन संस्कार, सारे संस्कार ध्यान रखिएगा। उपनयन संस्कार किस काल की जो है कि शैक्षिक विशेषता थी? तो ये आपकी वैदिक काल की विशेषता थी, ठीक है। ये वैदिक काल का सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित संस्कार होता था उपनयन संस्कार। इसके माध्यम से बालक का जो एक औपचारिक शिक्षण शुरू हो जाता था और फिर बालक को द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब उसका दूसरा जन्म माना जाता था कि अब इसका दूसरा जन्म हुआ है, ठीक है। जो बौद्ध काल, इस काल में शिक्षा की शुरुआत के लिए पब्जा संस्कार होता था। बौद्ध काल में जब पढ़ाई शुरू होती थी तो बच्चे का पब्जा संस्कार होता था, यहाँ पे उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। मुस्लिम काल में यहाँ पे पढ़ाई जब शुरू होती थी तो बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी। क्या? बिस्मिल्लाह की रस्म निभाई जाती थी, ओके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। उपसंपदा संस्कार से तात्पर्य क्या है? उपसंपदा संस्कार का मतलब है भिक्षु जीवन में प्रवेश कर रहा है बच्चा। क्या कर रहा है सर? भिक्षु जीवन में प्रवेश कर रहा है। उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का दूसरा संस्कार है, ठीक है। पहला पब्जा, दूसरा उपसंपदा हो गया। कब? किसका? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का। उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष से पहले नहीं होता था, ये भी आप ध्यान खूब रखेंगे। 16 संस्कार में से कितने संस्कार से संबंध शिक्षा से है? 16 संस्कारों में से
कितने संस्कारों का संबंध शिक्षा से है? तो भैया 4 संस्कारों का संबंध शिक्षा से है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आपका विद्यारंभ संस्कार हो गया। कौन कौन से? एक हो गया आपका विद्यारंभ संस्कार, दूसरा होता है उपनयन संस्कार, तीसरा हो गया वेदारंभ संस्कार, चौथा हो गया समापवर्तन संस्कार। ये 4 संस्कार हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ओके, वैदिक कालीन टोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वैदिक कालीन टोल के बारे में अगर हम बात करें तो टोल जो हुआ करते थे वो शिक्षण संस्थान होते थे। क्या होते थे? शिक्षण संस्थान। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में संस्कृत शिक्षा के केंद्रों को टोल कहा जाता था। जो संस्कृत के शिक्षा केंद्र होते थे उनको टोल कहा जाता था। क्वेश्चन कहता है कि वैश्य वर्ण के छात्रों के उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? देखिएगा, अलग अलग धर्मों के बच्चों के का उपनयन संस्कार, किस धर्म के बच्चे का उपनयन संस्कार किस उम्र में होगा ये तय था। अब जैसे वैश्य वर्ण के जो बच्चे थे इनका उपनयन संस्कार की आयु क्या थी भाई? इनकी जो आयु थी सर वो 12 वर्ष थी। कैसे? देखिएगा, लिखा है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी कि कौन बच्चा किस वर्ण का है उसके हिसाब से उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलेगा। 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश होता था। क्वेश्चन पूछ लेगा ब्राह्मण बच्चों का प्रवेश या ब्राह्मण बच्चों का जो उपनयन संस्कार है वो किस उम्र में होता था? तो ब्राह्मण बच्चों का संस्कार 8 वर्ष की उम्र में होता था। 10 वर्ष की आयु पर क्षत्रिय बच्चों का होता था। क्षत्रिय बच्चों का उपनयन संस्कार किस उम्र में होता था सर? 10 वर्ष की उम्र में होता था। और 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था। मतलब और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार भी होता था। तो सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्य वर्ण के बच्चों का उपनयन संस्कार किस वर्ष होता था? 12 वर्ष की आयु में। किस वर्ष की आयु में सर? 12 वर्ष की आयु में। क्योंकि भाई प्रवेश हो रहा है मतलब उपनयन संस्कार होगा, तो सीधे क्वेश्चन को जो है उम्र को उपनयन संस्कार से जोड़ दिया है, इसलिए ऑप्शन आपका 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, समापवर्तन संस्कार किस काल की शैक्षिक विशेषता है? समापवर्तन संस्कार वैदिक काल की शैक्षिक विशेषता है। और ये समापवर्तन संस्कार ये वैदिक काल का वो संस्कार था जो शिक्षा पूरी होने के बाद किया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है घर वापस लौटना। मतलब अब बालक यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटता था, इसलिए उसे कहते थे समापवर्तन संस्कार। अब उसकी पढ़ाई लिखाई यहाँ से समाप्त हो रही थी। वैदिक कालीन शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं थी? निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। गुरुकुल परंपरा थी, उपनयन संस्कार भी होता था, शिक्षा निःशुल्क भी थी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए सेकंड यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी सर। कौन सी? संस्कृत भाषा थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी। दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच हैं सर। कौन? दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच हैं। भारत में खुली शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी बताइए भाई? तो ये की गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत में खुली शिक्षा की बात हो रही है। ओपन एजुकेशन या जो हमारा करस्पॉन्डेंस कोर्स होता था पत्राचार पाठ्यक्रम, उसकी शुरुआत सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1962 में की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? जो एक अच्छा परीक्षण होता है उसमें वैधता होती है, रिलायबिलिटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ये सारी ही उसकी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में, 2008 में, 2007 में या फिर 2005 में? कब की गई थी? तो ये हुई थी हमारी 2009 में।
ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ 1951 में हुआ था। आपको बता दें कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी? पटना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, हैदराबाद या फिर CSJM विश्वविद्यालय, आपकी जो छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कलकत्ता विश्वविद्यालय राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में शिक्षा विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। NCTE लिखा है। NCTE के 4 आधिकारिक क्षेत्रीय समितियों में से उत्तरीय क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ। कहाँ है भैया? तो ये है आपका दिल्ली में सर। कहाँ है? दिल्ली में। बीएड उपाधि से संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किस स्तर की तैयारी से संबंधित है? माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, प्राथमिक या फिर पूर्व प्राथमिक? तो ये आपका माध्यमिक। बीएड उपाधि से संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक स्तर की तैयारी से संबंधित है। NCERT के 4 क्षेत्रीय महाविद्यालयों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर या फिर बेंगलोर? तो क्या हो जाएगा? इसमें से बेंगलोर आउट हो जाएगा। बेंगलोर में कोई क्षेत्रीय महाविद्यालय नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम शुभारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर मद्रास में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो दिल्ली में हुई। भारत में सर्वप्रथम जो करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में 1962 में। मैंने अभी पीछे आपको बताया था। ओके, एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है लेकिन घुमा के पूछा है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसको हम नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, NAEP भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 गांधी जयंती के दिन की गई थी। 2 अक्टूबर 1978 को की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने का विधान किया गया था? तो इसमें 15 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने का विधान किया गया था। मतलब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? 15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाए। NCTE की स्थापना कब की गई? NCTE की स्थापना 1995। NCTE को क्या कहते हैं? देखिए, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ध्यान रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम RUSA भी कहते हैं, इसकी शुरुआत 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण के लिए NAC की स्थापना कब की गई थी? NAC का पूरा नाम आपको पता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। सर कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इंदिरा गांधी मतलब IGNOU, इग्नू की बात हो रही है, ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, ठीक है। कब हुई थी? सितंबर 1985 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सांविधिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसको संवैधानिक दर्जा जो है वह 1956 में प्रदान किया गया। सर कब किया गया? 1956 में प्रदान किया गया। NCERT की स्थापना कब की गई? NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। NCERT जिसको हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 21A में
6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो वो हमारा था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ था। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश प्रारंभ में संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो वो था हमारा 45वां अनुच्छेद। कौन सा था? 45वां अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में मूल रूप से ये निर्देश दिया गया था कि राज्य जो है वो संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? जो मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम है, मिड डे मील स्कीम है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। सर कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मिड डे मील स्कीम भी इसको कहते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज छपे मिलेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2001 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2007 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको हम DPEP भी कहते हैं। आपसे पूछ लेगा DPEP का पूरा नाम बताओ, क्या बताओगे? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। NCTE को सांविधिक दर्जा कब प्रदान किया गया? NCTE मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जो सांविधिक दर्जा है वो 17 अगस्त 1995 को प्रदान किया गया था। 17 अगस्त 1995 को। किस आयोग ने पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने का सुझाव दिया था? किस आयोग ने? बताइए। मुदालियर आयोग ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भैया इसमें कोई भी नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। फिर किसने दिया था सर? पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने का सुझाव सबसे पहले कोठारी आयोग ने दिया था। सर किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। ठीक है, कोठारी आयोग 1964-66 ने दिया था, इसलिए इसमें इनमें से कोई भी नहीं राइट हो जाएगा। नवोदय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? नवोदय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया था। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग द्वारा दिया गया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग या फिर कोठारी आयोग? किसने दिया है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो कोठारी आयोग का है। किसका है? कोठारी आयोग का है। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की थी? कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब की थी? 29 जून 1966 को। आपको बता दें, कोठारी आयोग, जिसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई को। कब हुई थी? 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे कोठारी आयोग के? इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। आयोग ने, अच्छा इसका गठन तो हो गया था 1964 में, लेकिन इस आयोग ने फिर लगभग 2 साल के बाद 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, तो 2 तारीखें ध्यान रखिएगा। अगर गठन पूछ ले तो बताएंगे 14 जुलाई 1964, और अगर रिपोर्ट सौंपने का पूछ ले तो आप बताएंगे 29 जून 1966। ठीक है, 2 तारीखें याद रखनी है। कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? तो इन्होंने लगभग 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर संपूर्ण शिक्षा?
क्या था आपको बता दें, कोठारी आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो न प्राथमिक न माध्यमिक संपूर्ण शिक्षा इसका कार्यक्षेत्र था। कोठारी आयोग जिसको हम 1964-66 भी कहते हैं, 64 में लागू इसका गठन हुआ, 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए इसको 1964-66 आयोग भी कहते हैं। भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने केवल किसी एक स्तर की मतलब प्राथमिक या माध्यमिक की किसी एक स्तर के बजाय शिक्षा के सभी स्तर, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा सभी के लिए बड़ी इन्होंने सिफारिश दी थी, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिक्षा माना जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा जाता है? कोठारी आयोग को कहा जाता है सर। कोठारी आयोग को ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? तो ये आपकी 18 चैप्टर्स में डिवाइड है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब 1948-49 जो है भी इसको कहते हैं, और 1948-49। ठीक है, ये इसके जो अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसी के नाम पर इसको जो है राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। राधाकृष्णन आयोग इसमें कितने चैप्टर्स थे? 18 चैप्टर्स में डिवाइड था ये। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि हमारा राधाकृष्णन आयोग है, इसका गठन 4 नवंबर 1948 को किया गया था सर। कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसका जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इस आयोग की जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1952 को हुई थी। 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना की गई थी, और उसके लगभग एक वर्ष के बाद जो है आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी, एक साल बाद। ठीक है, तो 2 तारीखें ध्यान रखनी है, एक तो जब इसका गठन हुआ 23 सितंबर 1952, दूसरा जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 29 अगस्त 1953। ओके, चलिए बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम मुदालियर आयोग ने दिया था। किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। ठीक है भाई, मुदालियर आयोग को हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। किस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? किस आयोग ने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 मतलब राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब राधाकृष्णन आयोग ने ये सुझाव दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। किसने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें हंसा मेहता जो है वो सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं थे। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट योजना। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट योजना में दिया गया था। सिंपल सी बात है। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? भाई सिंपल से क्वेश्चन है। तो सर जॉन सार्जेंट थे, या फिर सर माइकल सैडलर थे, सर फिलिप हर्टाग थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड मिंटो के समय, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कर्जन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लॉर्ड कर्जन राइट हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन की स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। सिंपल सी बात है।
निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही तरीके से सुमेलित इसमें नहीं है। हंटर कमीशन 1882, ये तो बिल्कुल ठीक मैच है भाई। हंटर आयोग का गठन ही 3 जनवरी 1882 को हुआ था, नो डाउट। सैडलर कमीशन 1917, ये भी ठीक है। सैडलर आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1917 को हुई थी। हर्टाग कमीशन 1930, ये गलत है क्योंकि हर्टाग समिति की स्थापना 1929 में हुई थी सर, 1929 में हुई थी, ना कि 1930 में, इसलिए ये हट जाएगा। सार्जेंट योजना 1944, ये भी ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है वह सुमेलित नहीं है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वह 1937 में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इतनी बात क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं थी? बुनियादी शिक्षा की, देखिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये तो इसकी विशेषता थी। शिल्प आधारित शिक्षा होनी चाहिए। 6 से 13 वर्ष, नहीं, 6 से 13 वर्ष की बात इसमें नहीं हुई थी। गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी, ना कि 6 से 13 वर्ष की, इसलिए ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। बाकी स्वावलंबी शिक्षा की भी बात इसमें हुई थी। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चंस। कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड बाकी जो क्लासेस हम करा चुके हैं वो भी देखते रहिए। नोट्स के लिए फटाफट मैसेज कीजिए, समय अभी है आपके पास पढ़ने भर का। और ये हमारा दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।